नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रंजना मिश्रा। पीएचपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे समाजीकरण की अभिकरण। समाजीकरण के अभिकरण से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं समाजीकरण की अवधारणा, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की परिभाषा और समाजीकरण के स्तर को पढ़ चुके हैं। तो आज उनकी विशेषताओं के साथ अभिकरण को देखेंगे। ठीक है, तो समाजीकरण थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या है। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। इसी प्रकार पार्सन्स का भी यही कहना है कि जब बच्चा क्या होता है, एक जैविकी पत्थर के समान होता है जिसको समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है और वह फिर एक बार क्या करता है, समाज का अंग बन जाता है। ठीक है, तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया में इनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो पहली विशेषता जो है वह है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक, जब तक मरता नहीं है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में ज़्यादा प्रभावी होती है। इस समय बच्चा जो है समाज की ज़्यादातर चीज़ों को सीखता है और ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए इस समय समाजीकरण में सबसे ज़्यादा बच्चे के विकास में ध्यान दिया जाता है। सीखता वह आजीवन है। ठीक है, दूसरी इनकी विशेषता है कि समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली है, मतलब ये रुकती नहीं है, ये गतिशील भी है। क्योंकि जब जन्म लेता है तब जब तक मरता नहीं है व्यक्ति, तब तक वह कुछ ना कुछ समाज से सीखता जाता है। इसलिए समाजीकरण क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली और निरंतर प्रक्रिया है। समाजीकरण समय के सापेक्ष है, मतलब ये है कि समय के साथ, जैसे इन्होंने उदाहरण एक दिया है कि प्राचीन काल में जातिगत भेदभाव हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन आज के समाज में क्या है, समय परिवर्तन हुआ है। तो आज जो जाति भेदभाव को क्या माना जाता है, समाज में अपराध के रूप में देखा जाता है। समाज में जाति भेदभाव नहीं है। जाति समाजीकरण क्या है, तो स्थान सापेक्ष है। स्थान सापेक्ष मतलब ये है कि सभी जगह जो है, हर जगह की संस्कृति अलग है, हर जगह समाजीकरण का तरीका अलग है। तो हम एक राज्य के बेस पे भी बोल सकते हैं। तो समाजीकरण में क्या है, जैसे डेविस ने अपनी मसाई जनजाति के अध्ययन में क्या स्पष्ट किया है कि उन्होंने देखा है कि जो मसाई जनजाति के लोग हैं वो एक दूसरे से सम्मान व्यक्त करने के लिए एक दूसरे पर थूकते हैं, जो कि आज यहाँ पे हमारे भारत में क्या है, ये निंदनीय है। हम एक दूसरे से सम्मान व्यक्त करने के लिए थूकेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी निंदा होगी, है ना, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो ये सभी स्थानों में सबकी जो है समाजीकरण क्या है, अलग अलग है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि यह रुकती नहीं है ना। जब से जन्म लेता है बच्चा जैविकी से सामाजिक प्राणी बनते बनते जब तक वह मरता नहीं है तब तक ये जो प्रक्रिया है वो हमारी निरंतर चलते रहती है। समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है और संस्कृतिकरण को आत्मसात करती है वो प्रक्रिया है। समाजीकरण सांस्कृतिक हस्तांतरण का एक साधन है क्योंकि सीखा हुआ, संस्कृति क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है और सीखने की प्रक्रिया हमारी कहाँ होती है, तो समाजीकरण में होती है। तो समाजीकरण में सीखते हैं जो संस्कृति, उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे जो दादाजी से पिताजी ने सीखा होगा, पिताजी से उनके बच्चे सीख रहे हैं और आज हमसे हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे सीखेंगे। जो हमने सीखा है वही संस्कृति जो है हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। इसलिए यह क्या है, एक साधन है हमारा। ठीक है, साधन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि पूर्वजों से का परंपराओं के रूप में दादी नानियों के द्वारा संस्कृतिकरण, बच्चों का समाजीकरण भी होता है और समाजीकरण के साथ साथ व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तित्व का विकास भी होता है। ठीक है, हमारे पूर्वज में कौन आएंगे, तो हमारे दादा नाना, परिवार के मेंबर। संस्कृति का प्रसार एक समाज से दूसरे समाज में किसके द्वारा होता है, तो समाजीकरण के द्वारा होता है। संस्कृति जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी किससे प्रसार करती है, तो समाजीकरण के द्वारा इसका प्रसार होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीधे सीधे अभिकरण में। तो अभिकरण क्या है, अभिकरण से तात्पर्य उन माध्यमों से है जिनके द्वारा
हम लक्ष्य तक प्राप्त करते हैं, या लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, या लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य हमारे क्या हो सकते हैं? तो हमारा लक्ष्य है समाजीकरण। अब समाजीकरण में कौन कौन से अभिकरण सहयोग करते हैं उनको आज हम देखेंगे, जिसमें अब एक तरह देख सकते हैं कि जिन संस्थाओं के माध्यम से समाजीकरण होता है उन्हें हम समाजीकरण का अभिकरण कहते हैं। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन जिन अभिकरणों का सहयोग हमें प्राप्त होता है वही हमारा अभिकरण है। समाजीकरण की प्रक्रिया में पार्सन्स का कहना है कि बच्चा जो है जैविकी पत्थर के समान होता है, जिसको हम क्या करते हैं, समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वो क्या करता है, अपना समाजीकरण करता है और फिर वो समाज का अंग बन जाता है। पार्सन्स ने समाजीकरण अभिकरण के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, जिसमें पहला बताया इन्होंने प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा बताया इन्होंने द्वितीयक समाजीकरण अभिकरण। प्राथमिक समाजीकरण में इन्होंने बताया है जो जो हमारे समाजीकरण में सहयोग करते हैं उसमें है परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, नातेदारी समूह और विवाह। द्वितीयक समाजीकरण अभिकरण में इन्होंने क्या क्या बताया है जो हमारे समाजीकरण में सहयोग करती हैं, तो वो है शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और राज्य। मेटा स्पेंसर के अनुसार, क्योंकि पार्सन्स ने इनके 2 बताए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, तो मेटा स्पेंसर के अनुसार इन्होंने भी इसे 2 भागों में विभाजित किया है। इन्होंने जो पार्सन्स ने प्राथमिक समाजीकरण कहा है उसको मेटा स्पेंसर ने प्रारंभिक नाम दिया है। इन्होंने प्राथमिक को प्रारंभिक कहा है और द्वितीयक को इन्होंने, पार्सन्स के प्राथमिक समाजीकरण को इन्होंने प्रारंभिक समाजीकरण कहा है और द्वितीयक समाजीकरण पार्सन्स के इन्होंने उत्तर समाजीकरण का एग्जाम्पल दिया। मतलब जिस तरह से उसमें समाजीकरण प्राथमिक समूहों के द्वारा होता है वो इसमें प्रारंभिक इसको कहा गया है, और इसमें जब वो द्वितीयक समाजीकरण अभिकरण के द्वारा होता है तो इसको इन्होंने क्या कहा है, उत्तर समाजीकरण अभिकरण कहा है। उसके बाद ब्रूम और सेल्जनिक के अनुसार, ब्रूम और सेल्जनिक ने भी इसका विभाजन किया है। तो ब्रूम और सेल्जनिक ने जब विभाजन किया है तो इन्होंने दमनात्मक एवं सहभागी समाजीकरण का उपयोग किया बोला है। तो ब्रूम और सेल्जनिक ने क्या किया है, तो इसमें भी इन्होंने पार्सन्स के ही जो प्राथमिक है उसको इन्होंने सहभागी में रखा है। मतलब ये है कि समाज में परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, मंत्रमंडली, मित्र मंडली के द्वारा जो है समाजीकरण जब बच्चे का होता है तो वह हमारे सहभागी में आता है। और दमनात्मक जो समाजीकरण है, मतलब जब राज्य के द्वारा, क्रेच के द्वारा, विद्यालय के द्वारा जब उसको बच्चे को सिखाया जाता है तो वो हमारा आता है दमनाती समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिस तरह से वो सहयोग करते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण में सबसे पहला हमारा है परिवार। परिवार क्या है, तो एक बच्चे के जो प्रथम पाठशाला, मानव विकास की प्रथम नर्सरी हम परिवार को कहते हैं। एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले परिचय जो होता है वो किससे होता है, परिवार से होता है, माता से होता है। माता के बाद धीरे धीरे वो पिता को जानती है और उसके बाद धीरे धीरे वो परिवार के अन्य सदस्यों को जानता है। इसीलिए कहा भी जाता है ना कि एक बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो परिवार होती है। शिशु के प्रथम परिचय कूले ने मानव व्यक्तित्व की नर्सरी कहा है किसे, परिवार को, कि परिवार क्या है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी नर्सरी कूले ने कहा है। और जिसमें पिता जो है साधनात्मक और माता जो है भावनात्मक नेतृत्व प्रदान करती है। परिवार के द्वारा पिता साधनात्मक परिवार में और माता जो है भावनात्मक नेतृत्व बच्चे को प्रदान करती है। परिवार में ही व्यक्ति जो है भाषा, आदर्श, मूल्य आदि विकास सीखता है। जिस प्रकार जैसे एक ग्रामीण जो परिवेश है, एक शहरी परिवेश की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में अगर समाजीकरण होता है तो ग्रामीण तरीके से होगा। राज्य वाइज भी जहाँ जो भाषा बोली जाती है, मान लीजिए छोटे बच्चे जिस परिवार में है, ठीक है, वहाँ पे जो धर्म, जो जाति, जो
भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर अंग्रेजी वाला भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा अंग्रेजी भाषा सीखेगा, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है हिंदी भाषा का प्रयोग करना सीखेगा बच्चा। ठीक है, इस प्रकार जो है परिवार के द्वारा ही वो भाषा का आदर्श और मूल्यों को, जो मूल्य उस समाज में उस परिवार में है, जो आदर्श उस परिवार समाज में है, उनको बच्चा जो है समाजीकरण के द्वारा और परिवार के द्वारा सीखता है। उसके बाद दूसरा हमारा है पड़ोस। ठीक है, तो बच्चे के समाजीकरण में प्राथमिक समाजीकरण अभिकरण के अंतर्गत दूसरा हमारा जो है, क्योंकि हमको सीक्वेंस को भी ध्यान रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीक्वेंस वाइज भी क्वेश्चन पूछता है कि आप परिवार का क्या योगदान है समाजीकरण में, पड़ोस का, तो हमको सीक्वेंस वाइज भी देखना है। तो दूसरा हमारा आता है इसमें पड़ोस। पड़ोस का भी, पड़ोस क्या है, तो परिवार के आसपास के जो घर होते हैं उसको हम पड़ोस कहते हैं। ठीक है, उनकी भूमिका जो है बहुत ज़्यादा होती है, खासकर ग्रामीण समाजों में जो है पड़ोस जो है वो क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। शहरी में क्योंकि सब कामकाजी होते हैं, इसलिए शहरों में भी प्रभाव तो होता है, लेकिन ग्रामीण की अपेक्षा कम प्रभाव होता है इसका। ठीक है, बच्चे के व्यक्तित्व में अपने सुझाव, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो आस पड़ोस के लोग उसको सुझाव के द्वारा प्रशंसा करके, अगर कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है तो उसकी आलोचना करके जो है उसके माध्यम से विकास में बच्चे के क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। फिर हमारा तीसरा है क्रीड़ा समूह, खेल मंडली। ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है खेल के साथ साथ मित्र मंडली, मतलब दोस्त बनाता है, मित्र बनाता है यथावत। ठीक है, तो इसमें जो है क्रीड़ा समूह में ही बच्चा आने वाले जीवन में स्वतंत्र, क्योंकि अभी तक बच्चा परिवार में समाजीकरण हो रहा है, बच्चा परिवार के बीच में है, फिर वह धीरे धीरे क्या करता है, अपने हम उम्र के साथ खेलने निकलता है। वहाँ पे वो क्या करता है, एक दोस्त बनाता है, खेलता है, वहीं भी वो क्या होता है, स्वतंत्र होकर एक दूसरे का सहयोग करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, समायोजन करना जैसे गुणों को वह सीखता है। व्यक्तित्व के विकास में जो है क्रीड़ा समूह क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सर्वे के अनुसार आया भी है कि वैसे बच्चे जिन्हें माता पिता जो है अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, वह बच्चे अंतर्मुखी होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले नहीं होते हैं तथा चुनौतियों से घबराने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है क्रीड़ा समूह का भी समाजीकरण में विशेष महत्व है। फिर हमारा है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित, ठीक है, रक्त, क्योंकि नातेदारी समूह की अगर बात करें तो वो दो तरह की समाजदारी आती है। एक आती है रक्त संबंधी, जैसे माता पिता, बच्चे, भाई बहन एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, पिता पुत्र, पिता माता, भाई भाई, भाई बहन, ये हमारे जो संबंधी हैं वो हमारे रक्त संबंधी। और जो पति पत्नी का संबंध होता है वो हमारा विवाह संबंधी होता है। ठीक है, अब इसमें हम नातेदारी के अनुसार अगर देखें तो नातेदारी में परिहार, परिहास, मातुले, पितृस्वाश्रय जैसे नातेदारी जो हैं व्यक्तित्व के समाजीकरण में या व्यक्ति के समाजीकरण में विशेष भूमिका निभाते हैं। परिहार क्या है, समाज के वे रिश्ते, वे संबंध जिनमें दूरी मेंटेन करते हैं, हम विमुखता कहते हैं इनको। मतलब ये अगर इस संदर्भ में अगर हम इस परिहार के उसको देखें तो परिहार में ससुर बहू का रिश्ता, सास दामाद का रिश्ता, इनके बीच क्या है, हम दूरी मेंटेन करते हैं। ये जो है विमुखता वाले रिश्ते हैं। ठीक है, बहू जो है ससुर के सामने घूंघट करेगी, जेठ के सामने घूंघट करती है, तो ये रिश्ते हमारे किस में आते हैं, परिहार कहलाते हैं। फिर हमारा परिहास नातेदारी को देखेंगे तो परिहार से जस्ट अपोजिट जो नातेदारी आती है वो है हमारी परिहास, मतलब उल्टा हंसी मजाक। जैसे इसमें हम विमुखता देख रहे हैं तो ये हमारी क्या आएगी, हंसी मजाक के, देवर साली, भाभी देवर, ठीक है, भतीजा भगनी, तो ऐसे जो संबंध हैं हंसी मजाक के जो समाज के संबंध हैं, है ना, वो संबंध, जिया साली, वो संबंध जो है हमारे किस में आएंगे, परिहास में आते हैं। जैसे खुला, जिसमें जितना इसमें हम दूरी मेंटेन करते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं परिहास में, और हम खुलकर संबंधों को बनाते हैं। दूसरा है हमारा मातुले नातेदारी। मातुले नातेदारी के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं, तो मातुले परिवारों में वे संबंध आते हैं जिसमें मामा की भूमिका
महत्वपूर्ण होती है। परिवार में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है तो उसमें जो है मामा की भूमिका जो है वो ज़्यादा सर्वोपरि होती है। इसी प्रकार है पुत्र स्वाश्रय। पुत्र स्वाश्रय क्या है? जिसमें पिता की बहन यानी जिनको हम बुआ कहते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चे का नामकरण करना है, छठी करनी है, उससे संबंधित जितने संस्कार होते हैं उसमें जो है बुआ की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। इनके द्वारा हमको, इन नातेदारी संबंधों के द्वारा व्यक्तित्व का समाज में समाजीकरण होता है। फिर हम देख रहे हैं विवाह। विवाह में, विवाह के माध्यम से कई प्रकार के संबंध बनते। अभी तक जैसे किसी लड़की के विवाह नहीं हुआ है, किसी लड़के का विवाह नहीं हुआ, तो वह केवल अपने परिवार और पिता और माता के संबंधों तक वह क्या होता है, सीमित होता है। लेकिन विवाह के माध्यम से कई प्रकार के संबंध और जुड़ जाते हैं, कई भूमिकाएं और जुड़ जाती है। कहते हैं ना कि विवाह जो है केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का, दो समाजों का मिलन है। उसी प्रकार जैसे विवाह के माध्यम से पति पत्नी, पहले एक क्या होता है, एक लड़का एक लड़की, एक युवक और एक युवती होते हैं, वर वधू। अब उनसे वो उनका संबंध कैसा होता था, विवाह के बाद पति पत्नी का संबंध हो जाता है। ठीक है, पति जो है वो क्या होता है, सास के लिए दामाद का संबंध हो जाता है। पुत्र वधू, पुत्र की वाइफ जो है ससुर के लिए पुत्र वधू का संबंध हो जाता है ना। सास ससुर, दादी नानी, मामा फूफा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे संबंध जो है वो विवाह के पश्चात मिलते हैं, जिनसे भी हमें नई भूमिकाएं मिलती। कहते हैं ना कि समाजीकरण में रिसमाजीकरण, मतलब जो सीख कर आए हैं उसके बाद जब लड़की एक दूसरे घर जाती है तो धीरे धीरे वहाँ के समाजीकरण में वह ढलती है, वहाँ की चीज़ों के अनुसार वह ढलती है। तो इसको हम विवाह के माध्यम से भी हमारे कई संबंध होते हैं। अब अभी तक हम लोग जो भी सीक्वेंस देख रहे थे वो हम प्राथमिक समाजीकरण अभिकरण के देख रहे थे। अब हम देखेंगे द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण अभिकरण क्या है, तो उसमें सबसे पहला शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं में स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सारी चीज़ भी क्या है, बच्चे के या व्यक्ति के विकास में, समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, आधुनिक समाज में शिक्षण संस्थाएं जो है वो अब, क्योंकि आधुनिक समाज में माता पिता दोनों कामकाजी होते हैं तो उनकी काफ़ी भूमिकाएं जो होती हैं वो आधुनिक समाजों में शिक्षण संस्थाएं ही निभाती हैं। परिवार से ज़्यादा अगर कहें तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। माता पिता जो कि कामकाजी होते हैं, इसलिए युवावस्था से लेकर आगे, मतलब 0 से लेकर अगर हम कहें या 2 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की जो आयु है वो जो है स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के द्वारा ही समाजीकरण बच्चों का होता है। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा ही बच्चा जो है समाज के मूल्य, मानदंड, आदर्शों का संरक्षण जो है व्यक्ति में करती हैं, जिससे व्यक्तित्व का विकास तो होता है तथा साथ साथ क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना भी सीखता है। मतलब शिक्षण संस्थाओं के द्वारा व्यक्तित्व विकास तो होता है, व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ क्या करता है वो, व्यक्ति में सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार भी वह सीखता है। ठीक है, उसके बाद है हमारी धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाओं में धर्म के माध्यम से ही व्यक्ति जिस धर्म को उसने धारण किया है, वर्ण किया है, ठीक है, उस, जैसे अगर हम हिंदू धर्म, हम धर्म के टॉपिक में नहीं जा रहे, लेकिन अगर जिस धर्म से बच्चा है उस धर्म के समाजीकरण को बच्चा सीखता है। उसके अंदर नैतिकता, अनैतिक, नैतिक अनैतिक, सही गलत, पाप पुण्य आदि के अनुसार ही अपने व्यवहार को करना और विचार विकास को करना बच्चा जो है सीखता है। फिर है राज्य। राज्य ही स्पष्ट करता है कि व्यक्ति से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं तथा राज्य के निर्माण में वह क्या भूमिकाएं जो है निभाता है। राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यवहार का नियमन करता है। धन्यवाद।